नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सरकार का उद्देश्य क्या होगा। प्रस्तावना से जो बातें निकल कर के सामने आई थी, तो प्रस्तावना को हमने पूरा बताया था। तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है आपने याद किया होगा, प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसी उद्देशिका में हमने देखा था सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के स्रोत में देखा था कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। सत्ता का स्वरूप क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता होगी, सत्ता समाजवादी होगी, सत्ता पंथ निरपेक्ष होगी, सत्ता लोकतंत्रात्मक होगी, सत्ता गणराज्य होगी, सत्ता समाजवादी होगी। तो समाजवाद दो प्रकार का था, आप लोकतांत्रिक समाजवाद था, एक साम्यवाद था। आपका देश किस समाजवाद को फॉलो करता है, इसमें कौन सा केस हुआ था, डी.के. नकारा केस हुआ था, इन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, गणराज्य का क्या अर्थ है, सत्ता का उद्देश्य न्याय, किस प्रकार के न्याय की बात हमारी प्रस्तावना करती है। स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना करती है। समानता, किस प्रकार की समानता की बात हमारी प्रस्तावना करती है। हमारी सत्ता किस प्रकार की समानता का पालन कराने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण करेंगे। व्यक्ति की गरिमा, बंधुता और देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे प्रस्तावना की आलोचना। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चंद्र निषाद, आपका एजुकेटर, यूपी बोर्ड क्लासेस से। संविधान के विषय में आपको वीडियो बना रहे हैं और संविधान के साथ साथ हम एक और विषय की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे जो हिंदी की कक्षाएं होंगी, और हिंदी के संबंध में अच्छे अच्छे वीडियो बना करके हिंदी की समग्र जानकारी आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी तरीके से आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, हमको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं, हम पूरी तरीके से सही भी नहीं हो सकते हैं। आप हमारे अंदर जो भी कमियां एहसास करें, महसूस करें, वो आपको निसंकोच आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम अवश्य सुधार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना के क्रम में कई सारे लोगों ने जब हमारे देश की प्रस्तावना पढ़ी, आपने देखा होगा हमने अपने देश की प्रस्तावना को जब बनाने की बात आई थी तो हमने इसकी भाषा कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से ली थी, और प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया था। और प्रस्तावना हमने बनाने के बाद में प्रस्तावना को जब हमने लागू किया तो अन्य देश के लोगों ने या फिर अन्य राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए व्यक्तियों ने या फिर जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रस्तावना का अध्ययन किया। उन लोगों ने आलोचना करने की कोशिश की और हम भारत के लोगों ने जो प्रस्तावना बनाई थी वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना में से एक प्रस्तावना है, और उनके द्वारा की गई आलोचनाओं के तर्क में हम भी अपने जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना को दंत विहीन भाग कहा है। दंत विहीन भाग का मतलब क्या हो, टीथलेस टाइगर। टीथलेस टाइगर का आशय ये होता है कि एक ऐसा भाग जिसके दांत नहीं होते तो वो कुछ खा नहीं सकता है। प्रवर्तनीय का अर्थ होता है लागू करना अनिवार्य है, नहीं करने पर न्यायालय में केस कर सकते हैं। लेकिन यह केवल, अब हमारा पक्ष क्या होगा, यह केवल सैद्धांतिक विषय का महत्व है। व्यवहार में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श उन स्रोतों पर प्रवर्तनीय हो जाते हैं जैसे मौलिक अधिकार के रूप में प्रवर्तनीय है। संसद भी कानून बनाकर प्रवर्तनीय कर सकती है, न्यायालय के निर्णय से भी प्रवर्तनीय हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी प्रस्तावना तो अपरिवर्तनीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि लागू नहीं कर सकते, लागू नहीं है, लागू नहीं है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है लागू करना अनिवार्य है। दो टर्म से समझने का प्रयास करिए। प्रवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, लागू करना अनिवार्य है, और अपरिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, लागू नहीं है। ठीक, तो आप देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिन बातों को रखा गया है स्पष्ट तौर पर
क्या हमारे देश में उन बातों को लागू किया गया है? लागू करने का आशय है? क्या उनके संबंध में कानून का निर्माण किया गया है संसद के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। मौलिक अधिकार में इसकी झलक दिखती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं उनमें इसकी झलक दिखती है। और इसके बाद में ऑप्शन भी तो है कि संसद कानून बनाकर के इसको प्रवर्तन कर सकती है और न्यायालय अपने निर्णय से भी इसको प्रवर्तन कर सकता है। ऐसा पूरी तरीके से कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। पूरी तरीके से कहना क्या होगा? गलत होगा, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो ऑप्शन मिलेगा अपरिवर्तनीय है उस पर आपको टिक करना है और वही आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला तर्क दिया गया कि भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हमारा पक्ष क्या है? हूबहू नहीं, आवश्यकता अनुसार बदलाव किया गया। हमने देखा अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है और फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी प्रस्तावना है। हमने अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। जब हमने देखा तो हमें जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट था वो हमें यूएसए का अच्छा लगा और जो भाषा शैली थी प्रस्तावना में किन उद्देश्यों को रखना चाहिए वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लेने का प्रयास किया। तो हमने पूरी तरीके से कॉपी कहाँ किया है? हमने प्रस्तावना को लागू किया है अपने हिसाब से, अपने देश में, अपने देश के जो आदर्श थे उनको पालन कराते हुए, उन चीज़ों को अपने उद्देश्य और केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने तब जाकर के प्रस्तावना को लागू किया। ये पूरी तरीके से निराधार है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। प्रस्तावना में वर्णित अनेक शब्दों का अर्थ अस्पष्ट है, जैसे समाजवाद, न्यायालय ने स्पष्ट तो कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे यहाँ के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। हमारा पक्ष क्या रहेगा? यह संक्षिप्त रूप है, इसलिए अस्पष्टता तो रहेगी और यह प्रत्येक प्रस्तावना में होता है। प्रस्तावना में हम पूरा संविधान थोड़ा ना लिख देंगे जाके। अरे प्रस्तावना में हम संक्षिप्त रूप ही लिखेंगे, फिर उसका विस्तृत रूप हमने तो दिखाने का प्रयास किया है कि हमने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया है। और एक न्यायालय में केस गया था, उस केस के माध्यम से भी हमने समाजवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो ये कहना पूरी तरीके से निरर्थक होगा कि अनेक शब्द हैं जो सुस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं है। अगर अस्पष्ट हैं तो उनको फिर हमने स्पष्ट करने का भी तो प्रयास किया है। आगे देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। अब प्रस्तावना के महत्व में हम देखेंगे कि के मुंशी साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल होरोस्कोप। जैसे किसी व्यक्ति की जन्मपत्री नहीं बनाई जाती है, जन्म कुंडली, जब वो जन्म लेता है कि उसकी क्या दिशा होगी, क्या गति होगी, क्या काम करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा। इसी प्रकार से के मुंशी जी ने तुरंत कह दिया कि जो प्रस्तावना है भारत की क्या राजनीतिक जन्मपत्री है, मतलब भारत की दिशा और दशा को तय करने के लिए आप हमारी प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और हम किन उद्देश्यों पर कार्य कर रहे हैं आप ये जान सकते हैं। जिस प्रकार एक जन्मपत्री व्यक्ति के भविष्य का रूपरेखा देती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय आदि। अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, बहुत टिप्पणी करते थे तो हमको इनको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी इन्होंने सार्थक टिप्पणियां कर दी हैं। यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और आप संविधान निर्माता हमारे क्या चाहते थे आप इसी प्रस्तावना को पढ़कर ही समझ जाएंगे। ये गजेंद्र गटकर जी कह रहे हैं, न्यायमूर्ति साहब हैं। जिस प्रकार कुंजी ताले को खोलती है उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान की गुत्थियों को सुलझाती है। कि जब भी आप कहीं संविधान में फंस जाएं, आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको संविधान की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार संविधान के आदर्शों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं है। किसने कहा ये कुछ सेंटेंस पूछ लिया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, किसने कहा है? के मुंशी ने कहा। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है।
न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने क्या कहा, यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये सेंटेंस के रूप में आपसे पूछ सकता है और आप बता भी सकते हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। आप सिर्फ अगर वीडियोस बार बार देखते रहेंगे ना, एक एक करके, तो आपको मैं अवश्य इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा और कहीं आप भटकेंगे नहीं। अन्य महत्व, प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में क्या है? संविधान का दर्शन है। मतलब संविधान कैसा होगा, संविधान क्या करेगा, संविधान किन उद्देश्यों की प्राप्ति की बात कर रहा है, या फिर अपने नागरिकों को क्या अधिकार दे रहा है, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे और राज्य को क्या दिशा निर्देश होंगे। यह अगर पूरा समझना चाहते हैं आप, तो सिर्फ आप हमारी प्रस्तावना पढ़ लीजिए। हमारे देश की प्रस्तावना हमारे भारत के भविष्य को बता सकती है। प्रस्तावना सरकार के मार्गदर्शक का कार्य करती है। मतलब सरकार जब भी असमंजस की स्थिति में हो तो प्रस्तावना पढ़ ले, सरकार को अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। आर्टिकल 368 है भारतीय संविधान का, इसको समझ लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधन करते हैं। तो क्या आर्टिकल 368 से संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय भी है, प्रस्तावना को लागू करना अनिवार्य नहीं है, और प्रस्तावना लागू करना अनिवार्य है तो प्रवर्तनीय होती, लेकिन प्रस्तावना क्या है? अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार की समस्या आई लोगों के सामने कि भाई क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना कि नहीं है, अगर है तो हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या ये हर टाइम के लिए सही रहेगी प्रस्तावना या समय अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो न्यायालय के सामने कुछ वाद है। पहला बेरूवाड़ी वाद आया। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। 1960 में एक व्यक्ति थे, उन्होंने न्यायालय के सामने केस प्रस्तुत किया, समक्ष उन्होंने एक वाद रखा, उस वाद में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दे दिया। न्यायालय ने कहा ये तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है, इस पर आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने केस किया होगा उनको बड़ा बुरा लगा होगा, दोबारा केस ही करने नहीं होंगे। फिर एक व्यक्ति आए, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज, इन्होंने कहा कि इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया? केशवानंदन भारती बनाम केरल राज में। कब आया? 1973 में। और पहले न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर बाद में न्यायालय स्वीकार कर लेता है, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज में, प्रस्तावना संविधान का भाग है और तुम इसमें संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत दे देता है। इसके बाद फिर एक और केस आता है। इसके बाद जो केस आता है एसआर बोमई वाद, एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में। इसमें पुनः इसमें संविधान का अंग माना, फिर से कह दिया संविधान का अंग है। 3 केस होते हैं। पहला होता है बिरुवाड़ी वाद, न्यायालय मना कर देता है, संविधान का भाग प्रस्तावना है नहीं, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, 1960 में। फिर 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राजवाद आता है। इसमें न्यायालय स्वीकार कर लेता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत दे देता है कि आप संशोधन करोगे, लेकिन ऐसे संशोधन नहीं करोगे जो संविधान के मूल ढांचा को तोड़ते हो या उसको कमजोर करते हो। अब वो तो बताया गया कि मूल ढांचा कैसे तय करोगे, तो न्यायालय ने कहा कि समय समय पे तुमको दिक्कत लगे मूल ढांचा समझने में, हमारे पास आ जाना, हम तुमको समझा देंगे। फिर आगे एक और वाद आया, एसआर बोमई वाद। इसमें भी न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान का भाग है और इसमें आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो मूल ढांचा की बात थी उसको कंटिन्यू कर दिया। तो वर्तमान में संविधान में प्रस्तावना की क्या स्थिति है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार किया गया, क्योंकि 73 में केस हुआ, 76 में संशोधन हो गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे।
बातें 3 जोड़ी गई थी, शब्द 4 जोड़े गए थे, क्योंकि बीच में और भी जोड़ दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 4 शब्द थे, 3 बातें थी, ये जोड़ी गई थी। क्योंकि 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था और मूल ढांचे का सिद्धांत किया गया था। प्रस्तावना से आज तक कुछ कभी हटाया गया है? नहीं हटाया गया है। हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन वो मूल ढांचा पर चोट ना करता हो। यहाँ से हम प्रस्तावना के बारे में पूरी जानकारी समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग 1 और भाग 2, और उसके पहले हम जितने भी भाग हैं और अनुसूचियां हैं उनका एक पूरा वीडियो बना करके आपको दे देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भाग से आता है, एक क्वेश्चन अनुसूची से पूछ लिया जाता है पीटी एग्जामिनेशन के लिए, प्री टेस्ट के लिए, या फिर जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जामिनेशंस में, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। हम प्रस्तावना तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रस्तावना के आगे की चीज़ें हम आगे की वीडियोस में आपको देंगे, तो जिसमें अगला वीडियो होगा जो जितने भी भाग हैं संविधान के, वो जितनी भी अनुसूचियां हैं वो पूरी चीज़ें आपको एक ही साथ दे देंगे, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चंद्र निषाद, आपका एजुकेटर यूपी बोर्ड क्लासेस से। और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके जो संविधान है हमारा, हम इसको ख़त्म कर लेंगे, और आप बिल्कुल परेशान ना हो। संविधान के अगर आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आप ज़्यादा तो नहीं कह सकते बड़ी बातें, लेकिन 2/3 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन अगर आपके अंदर संविधान की समझ विकसित हो चुकी होगी तो आप वो 1/3 क्वेश्चन भी हल करने में सफल हो जाएंगे। कार्य आपका है, पढ़ाई आपको करनी है, नौकरी आपको पानी है, मेहनत आपको करनी है, दिशा हम देंगे। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, और एक अच्छे भारत, अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और एक अच्छा एजुकेशन का चेन सिस्टम क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। और हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि समाज का वो हिस्सा, वो गरीब व्यक्ति, वो लोग जो संविधान को जानते नहीं है, भले आप सरकारी सेवाओं में ना जाएं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको संविधान पढ़ा दें, अब जाके सरकार की नौकरी करने लगे, नहीं। अगर आप नहीं भी कर पाते तो आपको इतनी समझ विकसित होना चाहिए कि हमारे पास में शासन की सरकार ने संविधान में क्या प्रावधान है, और सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो हम ही वो व्यक्ति हैं जो वोट देते हैं इनको, हम ही वो व्यक्ति हैं जो उनको आईना दिखा सकते हैं, और हम ही वो व्यक्ति हैं जिसको संविधान में जनता का स्रोत कहा गया है। तो हमारा प्रथम नैतिक कर्तव्य है कि संविधान हमको अच्छे से आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चंद्र निषाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।